हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 161 क्लास के अंदर। एंड टुडे इज 15 मार्च 2026। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपी के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं थ्रू नोट्स मेकिंग। एक चीज़ मैं डेली बेसिस के ऊपर लाजमी बताता हूं कि आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। ये आपका जो 2026 ईयर रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए हमें नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें, तो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। देखिए, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल आपने नोटबुक लेनी है और अपने टॉपिक का जो है वो सेग्रीगेट कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के अंदर एक मुद्दा रहने वाला है। तो आपने वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का एक जो है वो कह लेके 1, 2, 3 पेजेस जितने आपको रिक्वायर है वो उस पेजेस के ऊपर आप एक टॉपिक लिख लें, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट होती जा रही है तो वो फिर आप नीचे जो है वो चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब डेली बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन टॉपिक एक रहता है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हो रही होती है। क्या होती है? न्यू अपडेट्स आ रही होती है। अब आपने क्या करना है, उन डेवलपमेंट्स को, छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को यहाँ पर कवर करना है और साथ में डेट भी डालते जाएंगे। तो इस तरह जो आपकी जो एक नोटबुक प्रिपेयर होगी तो वो आपके फिर क्या होगी, करंट अफेयर के लिए भी हेल्प आउट होगी, उसके बाद आपके पीए के पेपर के लिए भी, आईआर के और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो एक नोटबुक आपकी जो है वो कह लें कि तकरीबन कह लें कि यहाँ पर सीए, पीए, आईआर और ऐसे के पेपर में वही वो हेल्प आपकी करेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आप छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को यहाँ पर कवर करें। डेली 1 घंटा जो है सिर्फ आप एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म को दें। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी यहाँ पर बूस्ट अप होगी, आपके एनालिटिकल अप्रोच भी यहाँ पर बूस्ट अप होगी। देखिए, हम जो यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे सीएसएस एग्जाम्स या पीएमएस एग्जाम्स के लिए मैटर करती हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आपकी एलोकेशन में प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है जितनी देर तक आपकी एक पॉजिटिविटी नजर ना आए ब्रेन के अंदर। मींस मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो विद पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को डिफेंड कर सके। तो आपने क्या करना, जब आप डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटा दे रहे हैं तो एक तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बूस्ट अप होती जाएगी। ठीक है, चीजें आपको जो है यहाँ पर रिवाइज भी होती जाएंगी और न्यू डेवलपमेंट्स भी आपको यहाँ पर पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चीजों को सिर्फ नोट डाउन करना है और अपने पास एक नोटबुक प्रिपेयर कर लेनी है। बाद में आपको किसी भी मैगजीन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को आप करंट अफेयर बुक की पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्ट की बुक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है डेली बेसिस के ऊपर आप कवर कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल है। ठीक है, इसके अलावा एस्पिरेंट्स बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम डेली बेसिस के ऊपर एक आध स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा सीएसएस का हो चाहे हमारा पीएमएस का हो। एक सजेशन देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स, कोई भी नहीं देगा आपको। अगर आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्लो है, आपको आइडियाज जल्दी नहीं आ रहे, एक बात तो है कि आपका जो हाथ राइटिंग वाला जो चलता है ना, हाथ आपका वो दिमाग की बेस पे ऊपर चलता है। जितनी तेज आपकी मेमोरी फास्ट होगी, हाथ उतनी ही ज्यादा स्पीड से आपका चलेगा। जहां पर इश्यू आ रहा होता है ना स्टूडेंट्स को कि सर मेरी राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, उसकी वजह क्या है कि उसका जो हाथ की जो राइटिंग है ना वो किसके साथ कनेक्ट है, आपकी ब्रेन के साथ। कि जितनी देर आपकी मेमोरी फास्ट नहीं होगी, आइडियाज को जल्दी से पिक नहीं करेगी, तो उतनी देर तक जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो आपकी नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए आपने करना क्या है, डेली बेसिस के ऊपर एक आध लिटरेरी और फिलोसफिकल
स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें, क्योंकि फिलोसफिकल स्टेटमेंट को हम जब डिस्कस करते हैं तो उसको मल्टीफेरियस इवेंट्स के साथ, चीजों के साथ उसको क्या करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो फास्ट होती है, आपको आइडियाज फास्ट शुरू हो जाते हैं आना। अगर आप ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लिटरेरी ऐसे में इंटरेस्ट नहीं है, फिलोसफिकल स्टेटमेंट को जो है आपको जो है डिकोड करना या उसके ऊपर ऐसे लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने अपनी क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लाजमी लिटरेरी स्टेटमेंट को डिकोड किया करें। इससे आपके आइडियाज की जो कह लें कि यहाँ पर जो वो पिक करता है तो वो जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहने का मतलब है वो आपके फास्ट हो गया, आपको आइडियाज जल्दी आना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो स्पीड है वो भी आपकी यहां पर सॉल्व हो जाएगी, मसला जो उसका। तो आज हमारे पास जो स्टेटमेंट रहने वाली है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इंग्लिश पोएट हैं और वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिसिज्म 18th सेंचुरी के अंदर, रोमांटिक एज के वन ऑफ द आप कह सकते हैं फाउंडर्स भी रहे हैं। तो बात करने वाले इनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिकोड करते हैं कि वो कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड्स आर ऑफन those whom the noisy world hears least। अक्लमंद लोग होते हैं जो शोर शराबा या दिखावा नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, चुप करके रहते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेंट्स की बात करते हैं क्योंकि हम सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के साथ चीजों को रिलेट करके करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब कुछ एस्पिरेंट्स जो है ना वो कह के अलग होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स यहां पर अलग होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स पता क्या होते हैं, वो कुछ दूसरे एस्पिरेंट्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बताएंगे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी डन कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, दिखावा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स पता क्या होता है, आप उनको कह सकते हैं मीसने, ठीक है, वो पता क्या करते हैं, चुप करके दूसरों के आइडियाज को पिक करते हैं। क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, दूसरे के आइडियाज को वो क्या करते हैं, पिक करते हैं यहां पर, ठीक है। हालांकि स्टडी वो आपसे ज्यादा एक्सटेंसिव होगी उनकी, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके आइडियाज को वो सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, चुप करके सुनते हैं, वो शोर शराबा नहीं डालते। उसको पता है कि मैंने जो इंप्रेस करना है, किसको करना है, एग्जामिनर को करना है। और इंप्रेस किस चीज की बेस के ऊपर करेगा, वो एक्सप्रेस करके वो इंप्रेस करेगा, आइडियाज भी देगा, आर्गुमेंटेशन भी देगा, डिस्कोर्स मेंटेन रखेगा, राइटिंग स्किल भी नजर आएगी, और इन्हीं चीजों की बेस के ऊपर वो उसको इंप्रेस करेगा, खाली बातों से नहीं करेगा। उसका काम है कि भाई मैंने एग्जाम के अंदर जो है वो एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। स्टूडेंट या ये एस्पिरेंट, ये तो मेरा कंपेटिटर है, ये मुझे अपनी एलोकेशन थोड़े ना दे देगा कंप्रोमाइज करके। सबसे ज्यादा जो फाइट होती है ना, सबसे ज्यादा फाइट वो आपकी एलोकेशन के ऊपर होती है। अब बहुत सारी चीजें जो आप रिटर्न फॉर्म जो आप क्वालिफाई करते हैं उससे पहले आपने नहीं पढ़ी होती, लेकिन जब आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन करते हैं तो उस वक्त आपको एक एक चीज यहां पर प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ती है। आप समझ लें कि आपको एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, और जब आप यहां पर एलोकेशन भी हो जाती है तो फिर उससे भी ज्यादा आपको एक्सटेंसिव और रिसर्च बेस्ड आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो यहां पर मैं सिविल सर्विस एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज अपने पास लाजमी जो है रखें कि कभी भी स्टूडेंट को इंप्रेस करने की कोशिश मत करें। एस्पिरेंट्स जो है ना, दूसरे एस्पिरेंट को इंप्रेस करने की कोशिश मत करें, ठीक है। वो भी आपका कंपेटिटर है, वो आपको आपकी एलोकेशन नहीं देगा यहां पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बी साइलेंट होकर जो है चीजों को लेकर चलना है। अक्लमंदी इसी में ही है, आप अपनी स्टडी प्लान बनाएं और उसके ऊपर फोकस रखें, किसी के ना सुने, मेंटोर्स की सुने, क्लासेस लें, लेक्चर्स लें, मॉक टेस्ट सीरीज है आप वो जो है अटेम्प्ट करें, लेकिन जो है यहां पर इंप्रेस करने की कोशिश मत करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम यहां पर लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी हैं, इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो हमारी ओपिनियंस थी वो कह लें कि उनमें से 3 या 4 ओपिनियन ऐसी थी कि हमारे टोटल जो 3 थी
तो वो वॉर के ऊपर ही बेस कर रहे थे, ठीक है। एडिटोरियल्स भी थे, वो भी वॉर के ऊपर। और वॉर कौन सी है यहाँ पर, जो है वो यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी है जिसके अंदर भी कह लें कि यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में जो वॉर लगी हुई है उसके बारे में। लेकिन हमने यहाँ पर जो पिक किए हैं ओपिनियंस आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है मैं यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं और जो एनालिसिस है ओवरऑल वो भी देखेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर चीज है देखने को मिल रही है ओपिनियन आर्टिकल बेसिकली कि ईरान सिमेट्रिक वॉरफेयर। सिमेट्रिक वॉर क्या होती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यहां पर ईरान ने स्टार्ट की है सिमेट्रिक वॉर, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ईरान इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिक आउटलाइन, इसका एनालिसिस करने वाले। हालांकि हम डेली बेसिस के ऊपर ये डिस्कशन हमारी चल रही है, लेकिन एसिमेट्रिक वॉर को हमने पहले नहीं डिस्कस किया था। अब जो है आज जो हमारा रहने वाला है यहाँ पर सिमेट्रिक वॉर को हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज होती है सिमेट्रिक वॉर। सेकंड क्या है कि यहाँ पर बिटवीन हेजिंग एंड क्लैरिटी। हेजिंग या क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अब ये वो सिचुएशन चल रही है जहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे यहां पर ओपन रखना पड़ेंगे। आप एक ही वक्त में एक साइड यहां पर नहीं ले सकते। तो बात की जा रही है यहां पर पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की बात की जा रही है कि एक तरफ यहां पर यूएसए नजर आ रहा है हमारे साथ, भोपी का ज्वाइन किया हुआ, ईरान के साथ रिलेशंस, गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेशंस और चाइना के साथ रिलेशंस। तो अब जो है ना एक बड़ा क्रिटिकल यहां पर जो है टाइम आ चुका है। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का जो स्टांस है अभी तक जो है एक डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस की तरफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भाई रीजनल और कह लें कि यहां पर ग्लोबल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एंड पीस वाली है, यह चीज है, इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद है चाइनाज कॉल्स फॉर टॉक्स टू एंड पाकिस्तान अफगान क्लैशेस, चाइनाज डिप्लोमेटिक पुशेस फॉर डी एस्केलेशन। अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, चाइनीज डिप्लोमेसी या शटल डिप्लोमेसी। क्या बोला था मैंने, शटल डिप्लोमेसी, ठीक है। आज जो हमारे पास डिस्कशन रहनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पर है तेहरान रिमाइंड्स मोदी अबाउट नीड टू एक्टिवेट ब्रिक्स। ब्रिक्स का भी आपको पता है 10 मेंबर्स हो चुके हैं, ईरान भी मेंबर यहां पर बन चुका है। तो यहां पर ईरान ने जो है इंडिया को यहां पर कहा है कि भाई आप क्या करें, यहां पर ब्रिक्स को आप चेयर कर रहे हैं 2026 के अंदर, तो आप ये मुद्दा उठाएं। यहां पर आप दोनों जो है मसूद पजेशकान और यहां पर जो नरेंद्र मोदी उनके दरमियान भी यहां पर कॉल्स हुई। उसके बाद जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के उनके दरमियान में, और इसे इराकची जो हमें यहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नजर आते हैं इनके दरमियान में। तो ये भी एक डेवलपमेंट्स है, इसको भी देखेंगे। इंडियाज ब्रिक्स डायलेमा इन वेस्ट एशिया, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। फिफ्थ नंबर पर है आपका आ गया किम जोंग, जो आज इतने दिनों से इसके ऊपर रील्स बनती हुई नजर आ रही है। प्योंगयांग फायर्स 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग यूएसए कोरिया मिलिट्री ड्रिल्स, कोरिया प्रोवोकेशंस एमेंडिस्ट ड्रिल्स एंड डिप्लोमेसी, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर एक तरफ जो है नॉर्थ कोरिया आफ्टर 2006 अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर रहा है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो है वो इंप्रूव कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स भी हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमें यहाँ पर जो देखने को मिला 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर जो है वो टेस्ट किए गए न्यूक्लियर जो हमें नज़र आते हैं नॉर्थ कोरिया के। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रिसेंटली जब ट्रंप आसियान की मीटिंग और अपेक की मीटिंग अटेंड करके गए, और आपको पता है कि यहाँ पर रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर की बात की गई थी कि अब यूएसए भी न्यूक्लियर जो अपनी जो है वो कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा, एडवांसमेंट लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो है उसने कहा था कि नॉर्थ कोरिया सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियर यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सैंक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर यूएसए और साउथ कोरिया के दरमियान में ड्रिल्स स्टार्ट होती हुई हमें नजर आती है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इधर यूएसए, साउथ कोरिया और जापान, ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है हमें। किसके अराउंड बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाइना के अराउंड। उसके बाद आपका ताइवान भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यूएसए आपको हर जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है ना, वो प्योंगयांग को, नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग है जो प्रेसिडेंट है, उनको लेकर जो हम बात करेंगे। आप लास्ट में हमारे पास वोकैब आएगी और वोकैब को हम लाजमी डिस्कस करते हैं।
और वोकैब जो है आपकी कह लें कि राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अलावा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि आप अपने राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब बैंक बनाएं, जिस तरह आप बैंक बैलेंस बनाते हैं। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर ये लाजमी चीज़ बताता हूँ कि वोकैब आपके पास अच्छी होगी तो आप रेलिवेंट वोकैब, रेलिवेंट जॉर्गन्स, रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ईजिली जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट ओपिनियन की तरफ। आज हमारे पास जो फर्स्ट ओपिनियन आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे सिमेट्रिक वॉरफेयर क्या चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देन फिर जो हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर उसको जो हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं। 6 पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक और ओपिनियन भी थी हमारे पास कि जंग कौन जीतेगा, तो उसको भी यहाँ पर साथ में ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे ओपिनियन आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले अगर देखा जाए ईरान इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजिक आउटलाइन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा वॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। उसके बाद है ईरान सर्वाइवल स्ट्रैटेजी लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, 2 चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड नंबर पर है ईरान सिमेट्रिक रिटेलिएशन टारगेट्स एंड मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एस्केलेशन रिस्क, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड बियॉन्ड, और उसके बाद जो हमारे 2 पॉइंट्स नीचे है उसको भी हम ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि एसिमेट्रिक वॉर क्या होती है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होती है? ठीक है, 2 फ्री कैन है। अब यूएसए और ईरान को आप रखें सामने कि ईरान अगर देखा जाए मिलिट्री कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा आगे है ईरान से, और ईरान उससे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम हमें नजर आता है। एक तो ये फर्क है। दूसरा यह है कि जब यहां पर एक कमजोर जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ईरान, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जो यूएसए के मिलिट्री स्ट्रैटेजीज है उनको वीक कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसने यहां पर गल्फ स्टेट्स के अंदर मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, तबाह किया कि कहीं ये ना हो कि ये यहां से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करें। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी भी यही कहती है कि भाई वो जो उसने अटैक किए, क्योंकि अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स ने अपने ही कह ले के कंट्री के अंदर जो मिलिट्री बेसिस दी और यूएसए ने बेसिकली गारंटी दी है गल्फ स्टेट्स की सिक्योरिटी की, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ क्या किया है ईरान ने, आयरन डोम जो इजराइल के अंदर नजर आता है उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, उसको भी तबाह करा। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो इजराइल के अंदर जो मिलिट्री बेसिस है यूएसए की उसको भी यहाँ पर जो वो डैमेज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कोस्ट ऑफ ओमान अगर जो हमें देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ ओमान, वहाँ पर जो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बीबीसी कि अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड वगैरह यहाँ पर खड़े हैं। तो अगर देखा जाए तो ईरान क्या कर रहा है यहाँ पर, बेसिकली वो जो स्ट्रैटेजी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज है उसको वीक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिक वॉर। जब क्या किया जाता है, जब आप मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को वीक करते हैं किसी की, क्योंकि ईरान तो कमज़ोर है। अगर देखा जाए तो 1000 टाइम अगर देखा जाए तो यूएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, पावरफुल है। लेकर क्योंकि वो आप हर जगह पे दुनिया पे देखेंगे तो हर जगह पे आपको जो है वो कह लें कि यूएसए नजर आएगा। अब 80 कंट्रीज के अंदर जो है यूएसए की मिलिट्री बेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ईरान को अगर देखा जाए, ईरान जो यहाँ पर यूके और ये कह लें कि यहाँ पर स्पेन और ये 2-4 कंट्रीज इनको मिलाकर जो है ईरान का इतना एरिया बनता है। अब अगर देखा जाए तो यूएसए और इजराइल जो है मिलकर जो है ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान कमजोर है इस मामले में, लेकिन ईरान जो है उनकी क्या कर रहा है यहाँ पर जो है वो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को वीक कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या इंस्टॉलेशंस को है उसको भी यहाँ पर वीक कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ईरान का है कि फोकस है कि सर्वाइवल। देखिए अगर तो यूएसए कहा यह जा रहा है कि अगर यूएसए चाहता है कि मैं विन कर रहा हूँ यार, ये चीज नजर आ रही है, लेकिन यह है कि विन करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी लग रहा है, जिस तरह ईरान अभी जो स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर जो मिस्टेक नजर आती है ये जो यूएसए ने किया कि वेनेजुएला पर कंट्रोल हासिल कर लिया, तो यही स्ट्रैटेजीज उसने अपनाई यहाँ पर गन बर्ड डिप्लोमेसी का यूज करते हुए, जो कहा जाता है कि वो जो ईरान के ऊपर, तो ईरान जो है इसने रिटेलिएशन बहुत ज्यादा की यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्वाइवल का मसला भी आता है कि अगर सर्वाइव करता है तो ये एसिमेट्रिक वॉर इस तरह की है क्या, जब क्या होती है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को जो है डैमेज करते हैं। एक चीज तो ये है। अब एक चीज और देखी जाए ना कि वॉर कौन जीतेगा, जो दूसरी ओपिनियन थी हमने यहाँ पर ऐड नहीं की, तो उसकी समरी थोड़ा सा समरी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ
कि एक तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है यूएसए के बेसिकली वो करना क्या चाहता है। सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज की वो बात करता है कि इसको कम किए जाना चाहिए या इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस किए लगानी चाहिए, जो जिससिपुआ हमें देखने को मिलता है 2015 के अंदर। P5 जो परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स है और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन मिलकर जो है सैंक्शंस लगाती है। दूसरी तरफ जो है कभी ये कहा जाता है कि भाई जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको ईरान यहाँ पर सपोर्ट ना करे, ये चीज भी नजर आती है, ये भी कहा जाता है। तीसरी तरफ कभी यूएसए की तरफ से ये कहा जाता है कि रजीम चेंज, भाई जो है ना रजीम चेंज होनी चाहिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो वही डेमोक्रेसी की थी जो 1953 के अंदर क्या हुआ था, मसद्दक जो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम इलेक्टेड हुए थे यहाँ पर डेमोक्रेटिकली, उसको टॉपल किया गया और शाह को इंस्टॉल किया गया, ये चीज भी है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ऑयल जो हमें यहाँ पर रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी बड़ा हमें जो एक कंसर्न देखने को मिल सकता है यूएसए का। अब यूएसए जो है जिस तरह वेनेजुला के ऊपर अगर देखा जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि हमने कंट्रोल करना और जितने भी रिजर्व्स हैं ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कंट्रोल करना। तो उसने क्या किया भाई, निकोलस मदुरो को यहाँ पर जो अरेस्ट किया और पूरा जो कंट्रोल कर लिया। जो डेल्सी रोड्रिगोस हैं जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उसने बोला कि भाई मैं यूएसए के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार, तो बात यहाँ पर खत्म हो गई। अब ईरान के मामले में कुछ जो है ना चीजें अलग नजर आ रही हैं, कभी इसको आइडियोलॉजिकल वार भी बोला जाता है, कभी इसको रिलीजन के साथ भी अटैच किया जाता है, उधर से ग्रेटर इजराइल वाला मामला भी है, ये सारी चीजें सामने देखने को मिल रही है। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए ना वो थोड़ा हमें कम ही देखने को मिल रहा है। अब यहां पर इजराइल और यूएसए लॉन्च स्ट्राइक्स स्टेटेड गोल्स एंड इंक्लूड क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक वॉर बोला जाता है, मिसाइल डिग्रेडेशन एंड रेजिम चेंज, ये अलग फैक्टर रहेगा हमारे पास। उसके बाद है ईरान सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। अब ईरान ने यहां पर जो प्रेपरेशन अपनी की है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे कि अगर देखा जाए ना जिस तरह जो है यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान जो है अगर यहां पर सरवाइव कर जाता है, जो कि कर भी रहा है, तो देखें अगर ये सरवाइव कर जाता है तो ये जो विनर वाली बात है ना, ये थोड़ा सा कहना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि यहाँ पर कौन जीता है, क्योंकि इतना ही लॉस जो है वो कह ले कि ईरान की तरफ से भी किया जा चुका है। जब से सबसे बड़ी जो यहाँ पर हमें चीज देखने को मिली वो थी यहाँ पर असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह अली खamenei, ठीक है, जो उनकी सबसे बड़ी। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर रिजीम चेंज तो नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कंडीशन या सिनेरियो वही है रजीम चेंज वाला, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हमें यहाँ पर शिया सेक्ट देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रांग है और यहाँ पर इमोशनली अटैच हो चुके हैं। अगर देखा जाए ना जिस तरह असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह खamenei हमें देखने को मिली, तो पूरे जो अगर देखा जाए तो लोग जो है ना वो यूनाइट हो गए, है ना, मिल गए, मुत्तहद हो गए, तो यह चीज भी है। तो अब देखे पता है क्या चीज आ रही है यहाँ पर, लेसन फॉर हिस्ट्री की जो बात करा, अभी इसको ऐड करते हैं फिर आगे चीजों को लेकर चलेंगे। वो कह रहा कि जो 1980s के दरमियान में इनके जो वॉर हुई थी ना यहाँ पर इराक और ईरान के दरमियान में तकरीबन 1 डेकेड तक रही है, 8 ईयर्स तक, 1980 से लेकर 1988 तक ऑलमोस्ट, है ना। तो उस वक्त क्या होता है, यूएसए ने इराक को यहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि सपोर्ट, ठीक है। तो वहां से जो है ना इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ईरानियन जितने भी थे ना, जो ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी इस्लामिक ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, इन्होंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक चीज तो वहां से सीखी, दूसरा इन्होंने क्या किया यहाँ पर जो 2003 के अंदर जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर, तो वहां पर जो है ना उसकी जो है ना बहुत ज्यादा तबाही हुई, डैमेज हुई। क्यों हुई कि वो सारा जो है ना फिजिकल ओपन जगह पे था चीजें सारी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि वो उसकी वजह से फिर इन्होंने क्या किया यहाँ पर, फिर वियतनामीज जो हमें नॉर्थ कोरियन जो वॉर देखने को मिली, ये सारी चीजें ईरान ने क्या किया कि यहाँ पर बंकर्स बनाए, टनल्स बनाए नीचे तक, ताकि जो है यूएसए ढूंढता रहे कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता इनको। हालांकि वहां से उन टनल्स के जरिए जो है वो दूसरी जगह स्ट्राइक भी किया जा सकता है, अटैक्स भी किया जा सकता है, ये कहा जाता है। तो अब ये उन्होंने क्या किया कि अपने जो है ना, एक तो ईरान और इराक की वॉर से इन्होंने सबक हासिल किया, दूसरा इन्होंने सबक हासिल किया वियतनामीज और कोरियंस जो वॉर हुई जब यूएसए ने वहां पर अटैक किया, तो वो इराक 2003 के अंदर, तो इन्होंने इस चीज से सीखा और टनल्स बनाए, बंकर्स बनाए और पूरा जो है यहाँ पर जो है वो कह ले कि इन्होंने सेव भी किया। अब ये भी कहा जा रहा है
कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं, उसको भी इन्होंने किस तरह जो है अंडरग्राउंड, और अगर तह में देखा जाए तो सबमरीन और इस तरह के जो है ना इन्होंने यहाँ पर चीजें जो है ऐसी बिल्ड की हुई है जो अगर चाहे तो ये इजीली जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर क्रॉस करता है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, जो है यहाँ पर जिस तरह हमें यह अकॉर्डिंग टू बीबीसी देखने को मिलता है कि अब्राहम लिंकन है या जेराल्ड फोर्ड वगैरह है, तो वो सब है ना, तो अगर कोई एंट्री करेगा तो भाई वो इजीली जो है इसको निशाना बना सकता है। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है। तो ये चीज है। एक तो इन्होंने अपना जो है ना वो कह लेकर सर्वाइवल जो इस तरह जो है ना होता है ना कि प्रिपेयर करना अपने आप को, तो उसी तरह उन्होंने प्रिपेयर किया। ईरान से सिमेट्रिक रिटेलिएशन, अब ईरान ने सिमेट्रिक रिटेलिएशन की यहाँ पर गल्फ स्टेट्स के जितने भी मिलिट्री बेसेस थी कि अगर यहाँ पर यूएसए जो है अटैक करने की कोशिश करता है तो हम पहले ही जो है ना यहाँ पर इसको अटैक करके जो है ना इसको प्रेशर बिल्ड कर देते हैं ताकि जो है गल्फ स्टेट सबसे ज्यादा यूएसए के करीब है, तो इनके दरमियान में क्या हो जाए, यहाँ पर सुलह हो जाए, मामला सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये भी एक चीज रही। फिर इन्होंने आयरन डूम को भी यहाँ पर निशाना बनाया, इजरायली जो यहाँ पर जो है वो मिलिट्री बेसेस हमें नजर आती है यूएसए के जो यूज कर रहा है, वहां पर भी जो है वो डैमेजेस किया जा रहा है ईरान की तरफ। ईरान स्ट्राइक्स यूएसए बेसेस, गल्फ एनर्जी टारगेट्स एंड रडार इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिटेनिंग कोरेज डिस्पाइट डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह वो डीकैपिटेट कर रहा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए किस तरह गल्फ स्टेट से जो है वो कह ले यहाँ पर यूएसए मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, इजराइल के अंदर यूएसए मिलिट्री बेसिस को डैमेज किया। तो अब ये इसको बोला जाता है एसिमेट्रिक वॉर। क्या आप क्या करते हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को क्या करते हैं, वीक करते हैं उसको। हालांकि देखा जाए तो अब यूएसए जो है यहाँ पर कह ले यहाँ पर बहुत दूर है ना, अगर देखा जाए तो 1000 माइल्स दूर हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखे स्ट्रैटेजीज चेक करें कि यह है कि इसको बोला जाता है एसिमेट्रिक वॉर, कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरे इंस्टॉलेशंस है या हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी है, तो उसको जो है यहाँ पर डैमेज कर रहा है, एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है इसकी वजह से। अब बात करेंगे एस्केलेशन रिस्क एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज बियॉन्ड। यहाँ पर रिसेंटली हमने एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कशन की स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो है चाइना यूएसए और चाइना रशिया और यहाँ पर ईरान के अंदर भी जो है वो कह ले के मिलिट्री ड्रिल्स हमें देखने को मिली स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ठीक है, पर्शियन गल्फ के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये खार्ग आइलैंड के ऊपर भी अटैक किया गया, यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज माइनिंग थ्रेट है, मैरीन डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ईरान जो है ना मैरीन डिप्लॉयमेंट भी किया कि जो सबमरीन है उसने डिप्लॉय किया है यहाँ पर जो तय के अंदर का, अगर कोई भी यहाँ पर अगर कोई गुजरता है तो हो सकता है उसको भी अटैक किया जाए, तो ये कहा जाता है। तो ये देख ले कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी अगर सर्वाइव कर जाता है ना, फिर तो ये जो जीतने वाली और हारने वाली तो बात रहेगी नहीं। उल्टा ये भी देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया है, ये चीज यहाँ पर फिर नोट की जाएगी, ये देखने को मिलेगी हमें। 5th नंबर पर जो पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट इसका है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन यूएसए। अब यह चीज देखनी है कि एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट, अब ईरान को पता था कि भाई अब इसको ना अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बंद करते तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन यहाँ पर पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, और कर भी दी, और उसकी वजह से यहाँ पर हमें 100 to 150 बिलियन डॉलर तक जो है पर बैरल जो है प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी निशानी यहाँ पर देख ले, पाकिस्तान के अंदर 55 रुपीज को यहाँ पर प्राइसेस ऑयल की जो है वो बढ़ाई गई, ये चीज है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है उसने ईरान की स्ट्रेटजी चेक करे कि उसने जो कहा कि हम यूएसए से जीत नहीं सकते, अब ये बात उसको भी पता है, लेकिन उसने क्या किया, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि एकदम जो है ना आपका पूरा ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होने के ऊपर है, ये हालत हुई पड़ी अभी। इतना जो है ना इसका जो इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को इतना बड़ा थ्रेट यहां पर देखने को मिल रहा है ना। तो ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, ऑपोजिशन की तरफ से यूएसए के अंदर ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर किया जा रहा है भाई। एक तो इसके अगेंस्ट जो है वो कह ले के कांग्रेस रेजोल्यूशन भी पेश की गई कि भाई जो प्रेसिडेंट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का आर्टिकल नंबर 1, तो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता यहाँ पर किसी भी स्टेट के अगेंस्ट वॉर के लिए। फिर बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पर, ग्रीगरी मिक्स ने भी काफी चीजें यहाँ पर ट्रंप्स के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये तो इनकी अपनी चॉइस है, इन्होंने अपनी खुद जो इमरजेंसी को यहाँ पर क्रिएट किया। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो एक एक डेवलपमेंट होती गई है, तो हम यहाँ पर चीजों को डिस्कस करते रहे। तो अब क्या है कि एक तरफ से तो यूएसए की तरफ से जो डेमोक्रेटिक जो हमें ऑपोजिशन देखने को मिलती है,
लेफ्ट विंग वाले, है ना। तो अब ये राइट विंग वाले हैं, रिपब्लिकन वाले, तो इनको जो है काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी। तो ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है। डिप्लोमेटिक पाथवेज की बात की जाए तो अब यहां पर जो है वो कह ले कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान में 1 घंटे तक जो है हमें यहाँ पर रिसेंटली जो है वो कह ले कि इनके दरमियान में टॉक्स भी देखने को मिली। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी यही कहा कि भाई यहाँ पर जो है एस्केलेशन को क्या करना चाहिए, कम होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए और डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस और टॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ जो है शी जिनपिंग मीटिंग, अब जो है आपको पता है कि मे बी कहा यह जा रहा है कि आफ्टर 2 वीक्स जो है हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर चाइना का विजिट करे, उनके दरमियान में कोई मीटिंग वगैरह हो, तो हो सकता है शी जिनपिंग यहाँ पर कोई जो है वो कह लें कि कोई सजेशन दें या इनके दरमियान में कोई डिस्कशन होकर मामला को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ये भी अपना कह लें कि अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस हो जाए और दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो एसिमेट्रिक वॉर है ये यहाँ पर खत्म हो जाए, जिस तरह इसके जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी ये ओपिनियन आर्टिकल थी, एसिमेट्रिक वॉर को भी हमने अंडरस्टैंड किया और उसके बाद जो है कौन जीतेगा वॉर, तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन ये देखा जरूर जाएगा कि नुकसान दोनों की तरफ से सबसे ज्यादा किसका हो। अब एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ तो इजराइल और यूएसए मिलकर है, तो अगर देखा जाए तो अभी जो है जितना ईरान का भी लॉस हो रहा था उतना वहां पर जो है दूसरी तरफ भी हमें डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे बिटवीन हेजिंग एंड क्लैरिटी। 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने पहले भी यहाँ पर जो है वो बताया था कि एक तरफ तो हमें यहाँ पर यूएसए के साथ भी रिलेशंस अपने रखने हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूएसए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो और हमें पाउल कपूर की तरफ से और पाकिस्तान को काफ़ी रिकग्नाइज भी किया गया रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर। तो वो कहा है कि हमारा रीजन साउथ एशिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान पार्टनर भी है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी यहाँ पर डील है, तो सारी चीज़ें हैं। बोर्ड ऑफ पीस को भी यहाँ पर पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, मिडल ईस्ट वाला मामला भी है, तो ये एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेशंस है पाकिस्तान का, जो पहले भी आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट है, चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी जो है वो कह लें कि बायलैटरल रिलेशंस भी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, सी पैक का प्रोजेक्ट भी है, सारी चीज़ें हैं, ये है। 4th नंबर पर है ईरान, है ईरान के साथ भी हमारा कह लें कि नेबर कंट्री है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पर ईरान आता है, ईरान के अंदर या अगर रिजीम चेंज होती है या की जाती है ज़बरदस्ती यार गिरता, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और इस तरह जो है यहाँ पर सिस्तान और जिस तरह यहाँ पर बलूचिस्तान मिलिटेंट्स ग्रुप्स या सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रही है, उधर से कुर्दिश वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना, तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो चैलेंज क्रिएट करे। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या है, इस चीज़ को देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस को जो है वो कह ले के रखा हुआ है सामने के, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होने चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भाई मेन अगर एजेंडा अगर देखा जाए, बाकी तो है ही है, अगर देखा जाए तो भाई रीजन एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर भाई पीस एंड सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर जो है वो फोकस्ड भी है। एम्बिग्विटी अगर देखा जाए यहाँ पर सऊदी अरेबिया सोरश, ये भी चीज़ है, जिस तरह ईरान ने यहाँ पर गल्फ के ऊपर अटैक्स किया और सऊदी अरेबिया के ऊपर भी यहाँ पर अटैक्स किए, तो फिर जो है पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया कि भाई आप ये काम मत करो, क्योंकि आपको सामने रखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट भी है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है यहाँ पर नरमी होते हुए हमें नजर आई। तो ये भी चीज़ है। देखें हैजिंग और यहाँ पर क्लैरिटी का मतलब यही है कि पाकिस्तान जो है वह अभी एक तरफ जो है डिसाइड नहीं कर सकता, हमें एक जो है अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं, डोर से उनको ओपन रखना पड़ेगा, ताकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है चीज़ों को साथ लेकर चला जा सके। बेसिकली ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये पूरी क्लैरिटी भी नहीं है कि गल्फ स्टेट्स के साथ हम स्टैंड कर रहे हैं या पर पाकिस्तान या ईरान के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान यही चाहता है फॉरेन पॉलिसी का अकॉर्डिंग कि टोटल डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस हो, डी एस्केलेशन हो और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। दूसरा ओपन चैनल विद ईरान, ईरान के साथ भी है जो यहाँ पर जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस चल रहे हैं, टॉक्स चल रही है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक स्टैक्स की बात की जाए, जिस तरह मैंने अभी बताया यहाँ पर गल्फ स्टेट्स के साथ भी रिलेशंस है, चाइना के साथ सी पैक वाला मामला है, डोमेस्टिक प्रेशर है, इंटरनल रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है। सम विद द IRGC एसोसिएशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिस्किंग डोमेस्टिक डिवीजन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो सेक्टेरियन का एक मसला है।
जो अभी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर जो है वो कह के कम हुआ है, तो वो भी जो है उसको हवा मिल सकती है। तो ये भी चीज़ सामने देखने को मिल रही है, इसको भी सामने रखना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर रोल एट रिस्क का मतलब होता है आपको चैनल्स ओपन रखना पड़ेंगे हर तरफ। पाकिस्तान को चाइना के साथ भी चलना है, गल्फ कंट्रीज के साथ भी चलना है, ईरान के साथ भी चलना है, यूएसए के साथ भी चलना है। तो ये सारे जितना भी है तो इनके साथ जो है वो पाकिस्तान ने अपने एक बैलेंसिंग एक्ट और बैलेंसिंग अप्रोच के साथ बेसिकली चीज़ों को लेकर आगे फर्दर मूव करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही बेसिकली पूरा हमारे पास रहेगी बैलेंसिंग एक्ट या बैलेंसिंग अप्रोच के बारे में। तो हम डेली बेस तकरीबन जो है वो कह लें कि डेली बेसिस के ऊपर या एक दो लेक्चर छोड़कर जो हमारा लाजमी यहाँ पर डिस्कशन होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ऑपरेशन गज़बुल हक भी स्टार्ट किया गया। ये रिटेलिएटरी जो ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, रिटेलिएशन की गई है, जो कह लेगा अफगानिस्तान के जो सॉइल से पाकिस्तान को कह लेकर यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसको डी एस्केलेट करने के लिए जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो पहले अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे जब से यहाँ पर जो है आफ्टर 20 ईयर्स वॉर जो यहाँ पर नेटो फोर्सेस और यूएसए रहकर गया और विदड्रॉ किया, और उसके बाद अफगान तालिबान आए यहाँ पर 2021 के अंदर। तो उसके बाद से जो है यहाँ पर जो बाउंड्री क्लैशेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए एस्केलेट होते हुए नजर आए। एक तरफ तो अगर ये भी कहा जाए तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से जो दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ था उसकी भी वायलेशन देखने को मिल रही थी भाई। उस वक्त भी चीज़ें अश्योर करवाई गई थी कि नेक्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस की बात की गई, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की बात की गई। तो पूरा जो है पाकिस्तान ने पहले डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला। इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान का विजिट भी किया और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में जो है वो रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश की। तो हमें अक्टूबर के अंदर जो है 48 आवर वॉर्स भी देखने को मिली, जब यहाँ पर जो है वो कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया और दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ मामलात को सीज फायर करवाई, सॉर्ट आउट किया। फिर यहाँ पर टर्की आ गया, टर्की ने भी इस्तांबुल के अंदर 3 टाइम यहाँ पर निगोशिएशंस हुए। पाकिस्तान की तरफ से डिमांड्स दी हैं कि भैया आप मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करें और पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चैलेंजेस के लाहक है उसको यहाँ पर कर्टेल करने में मदद करें या उसको कंट्रोल करें। तो अगर देखा जाए वर्बली तो बोल दिया जाता है कि भाई ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। कभी वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो तो रेड लाइन है ना, पाकिस्तान उसको क्रॉस भी नहीं कर सकता। एक तो वो जो बोल रहा है फाटा को मर्जर किया और उसको दोबारा करना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को निकालना चाहिए, तो वो पाकिस्तान के एक किस्म की रेड लाइन है, तो वो पाकिस्तान यहाँ पर नहीं कर सकता। तो अगर देखा जाए बाकी यह है कि डिप्लोमेटिक निगोशिएशन, ट्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें वो पाकिस्तान इस चीज़ के लिए रेडी है। तो ये भी है। तो बाकी जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जिस तरह सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब जो है रोल प्ले करने वाला यहाँ पर चाइना। आज चाइना का यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है इस चीज को देखेंगे। अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चाइनीज डिप्लोमेसी के ऊपर डिस्कशन की थी कि चाइनीज बेसिकली क्या कर रहे हैं। यहाँ पर वांग ही हमें जो नजर आता है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, वो क्या कहते हैं, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 बाय 1 चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्स रहने वाला है, कॉल फॉर डायलॉग एंड रेस्ट्रेंट, एंड सेकंड नंबर पर हाई लेवल एंगेजमेंट, और थर्ड पाकिस्तान एक्नॉलेजमेंट। फोर्थ नंबर पर है काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है फिफ्थ नंबर पर है फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म। तो ये 5 पॉइंट्स है, इसके अंदर आप डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग जी, वो क्या करता है कि यहाँ पर दोनों की तरफ दोनों जो है वो नेशंस के इनके जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ भी डिस्कशन होती है, टॉक्स भी होते हैं। आमर मुतक्की जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं अफगानिस्तान के, तो उनके साथ भी उनके डिस्कशंस हुई कि भाई मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में फर्दर जो है एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। हाई लेवल एंगेजमेंट है, स्पेशल एनवाय टू अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी मिले हैं, वो एड्रेस बॉर्डर क्लैशेस एंड प्रमोट पीस। तो ये भी चीज है। तो अब देखा जाए तो टोटली एक तरफ हमें शटल डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। तो ये भी शटल डिप्लोमेसी क्या है कि बार बार आप जब ट्रैवल करके जाते हैं और दो फ्रीकैन के दरमियान में क्या होती है, यहाँ पर एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हैं या उनके दरमियान में यहाँ पर सुलह करवाते हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर शटल डिप्लोमेसी। पाकिस्तान एक्नॉलेजमेंट की बात की जाए तो इस्लामाबाद कंफर्म्स एक्टिवेटेड डायलॉग विद बीजिंग रिगार्डिंग रिसेंट बॉर्डर हॉस्टिलिटीज, हाईलाइटिंग शेयर्ड व्यूज ऑन रीजनल स्टेबिलिटी।
तो ये भी चीज़ है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कन्फर्म भी किया, लेकिन यह है कि सीज फायर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री रबिशेस तालिबान क्लेम्स ऑफ मिलिट्री पोस्ट कैप्चर्स और कुछ इस तरह के फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एंड डिजाइन टू मिसलीड, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो की गई हैं कि किस तरह जो है वो चेक पोस्ट हैं वगैरह, ये वो कैप्चर करने की बात की, नेक्स्ट सेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मिस इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स स्ट्रेस दैट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस will continue until all terror networks including TTPs and all eliminated from the Afghan सॉइल। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान जो अपना गज़बुल इल हक ऑपरेशन है वो जारी रखेगा जब तक जो है यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते। तो अगर देखा जाए तो चाइनीज़ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। चाइना के पहले भी इंटरेस्ट है कि भाई सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी करनी है, BRI का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसने जो इतना कह लें कि यहाँ पर बिलियंस डॉलर यहाँ पर जो इन्वेस्ट किए तो वो तो सारे उसमें के लॉस में जाएंगे। तो उसको पता है कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में जो वो कह लें कि रिकन्सिलेशन या डायलॉग्स एंगेजमेंट और निगोशिएशंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पर तेहरान, बेसिकली जो है तेहरान ने जो है यहाँ पर जो तेहरान ने क्या कहा कि भाई जो है रिमाइंड करवाया मोदी साहब को, भाई आप ब्रिक्स को जो है यहाँ पर चेयर कर रहे हैं 2026 के अंदर, तो आपको जो है इस मामले को जो है यहाँ पर जो उठाना चाहिए और यहाँ पर जो है वो कह लें कि चीज़ों को डी एस्केलेट करने में मदद करनी चाहिए। तो देखा जाए तो इंडियाज ब्रिक्स डायलेमा इन वेस्ट एशिया, ईरान प्रेसेस इंडिया एज ए करंट ब्रिक्स चेयर एंड टू इंटरवीन इन द एस्केलेटिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट 12 मार्च। ठीक है, अब 12 मार्च में क्या हुआ कि ईरानियन जो प्रेसिडेंट है मसूद पजेशकान और यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, इनके दरमियान में कॉल हुई। उसके बाद ये भी कहा जाता है फॉरेन मिनिस्टर जो यहाँ पर अब्बास अरागची और एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जो हमें जयशंकर, इनके दरमियान में भी यहाँ पर टॉक्स हुई हैं। तो अगर देखा जाए ईरान कॉल टू एक्शन, तो ब्रिक्स ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर उसके 10 मेंबर्स हो चुके हैं, ईरान भी उसका मेंबर बन चुका है यहाँ पर। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो ब्रिक्स को हेड करने वाला इंडिया करने वाला है 2026 के अंदर। तो देखा जाए तो फिर ईरान ने यहाँ पर कॉल किया कि भाई मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। तेहरान अर्जेस इंडिया टू एक्टिवेट ब्रिक्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड कंस्ट्रक्टिव रोल एंड डी एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइट ऑफ की न्यू दिल्ली स्ट्रगल्स टू बैलेंस प्रो इजराइल कमिटमेंट्स इट्स फ्रेंड ऑफ ईरान। तो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि जो ईरान है वो इंडिया का दोस्त है, भारत का दोस्त है, ये भी चीज़ है। बाकी भी तो मामला 48 आवर्स के बाद जो अटैक्स देखने को मिला यहाँ पर कह लें कि ईरान के अंदर जब इजराइल का यहाँ पर विजिट किया, तो ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी आपको पता ही है, डिस्कस भी हम कर चुके हैं। ब्रिक्स इंटरनल डिवीजन है तो एक्सपेंडेड ब्लॉक, अगर देखा जाए तो इंटरनल डिवीजन भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ ईरान देखने को मिल रहा है, यूएई भी जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है। तो ब्रिक्स के जो इंटरनल अगर देखा जाए तो वो भी डिवीजन देखने को मिल रही है ना। तो अब इनको जो है एक पेज पर के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ यूएई भी है, ईरान भी है। ईरान ने यूएई के ऊपर भी अटैक्स किए काफ़ी यहाँ पर। अब अटैक्स किस सेंस में किया कि यहाँ पर यूएसए मिलिट्री बेसिस को बेसिकली निशाना बनाया गया अकॉर्डिंग टू ईरान। उसके बाद है यहाँ पर जो है वो कह लें कि नेक्स्ट कंट्रास्टिंग स्टांस क्या है, इंडियाज कॉशियस अप्रोच कंट्रास्ट विद द इंडिविजुअल्स। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया एक तरफ तो यहाँ पर पहले जो है वो इजराइल के साथ भी जो है वो अपने रिलेशन बिल्ड करते हुए नजर आए, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इजराइल का विजिट किया, और ये सारी चीज़ें हैं फिर, है ना। तो फिर 48 आवर्स के बाद यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक्स भी देखने को मिला। हालांकि इतने ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए तो वो भी मजम्मत नहीं की गई इंडिया की तरफ से, और पैलेस्टीनियन 75,000 मारे गए तो वो भी नहीं है। तो और भी ये बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। इकोनॉमिक रेपरकशन की बात की जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपके ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्लोज है, तो कॉस एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल इकॉनमी हमें जो है यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई उसकी जो हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई। तो ये चीज़ है। अब जो है ईरान ने बेसिकली यहाँ पर जो है वो इंडिया को बोला कि भाई ब्रिक्स को आप चेयर कर रहे हो, तो ये जो मैटर है इसको जो है वो सॉल्व करने की जो है वो
जो है वो इंटरवेंशन करनी चाहिए यहाँ पर, लेकर इंटरनली जो है ब्रिक्स के अंदर डिवीजन देखने को मिल रही है। प्योंगयांग फायर्स टू 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग यूएसए साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूएसए जो है ना अभी बिजी है यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर, तो अब नॉर्थ कोरिया जो है अगर देखा जाए तो एक तरफ जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएसए के साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, इनके साथ इनके रिलेशंस है, यूएसए के इंटरेस्ट भी है इनके भाई इनके साथ। तो अब यहां पर क्या है, नॉर्थ कोरिया आफ्टर 2006 क्या कर रहा है, यहां पर अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। उसको पता है कि यहां पर अगर देखा जाए फ्यूचर है, तो अब बाद में अगर देखा जाए 2006 के अंदर जो है न्यूक्लियर स्टेट भी जो है वो डिक्लेयर करता है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, ये भी है। तो अब देखा जाए तो जब यहाँ पर आसियान और अपेक की मीटिंग जब ट्रंप अटेंड करके वापस जाते हैं तो एकदम से हमें नजर आता है कि रिजम्पशन ऑफ द कहले का न्यूक्लियर टेस्ट है ना, तो कहता है भाई यूएसए भी अब काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर का जो टेस्ट सबसे ज्यादा तो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, रशिया कर रहा है, यहाँ पर चाइना भी बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। प्योंग डिफेंस की बात की जाए, डिस्पाइट यूएन सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया व्यूज दीज ड्रिल्स ड्रेस रिहर्सल्स ऑफ अग्रेशंस। ठीक है, तो जारहाना जो हमें यहाँ पर रिहर्सल देखने को मिल रही है, तो अब ये साउथ कोरिया की तरफ से भी कहा जा रहा है और यहाँ पर जो है वो यूएसए की तरफ से भी फ्यूलिंग इट्स वेपन्स डेवलपमेंट है। उसके बाद है मिसाइल्स रेंज, नॉर्थ कोरिया फायर्ड ओवर 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू द सी विद 1 डिटेक्टेड नियर जापान्स एक्सक्लूसिव जोन के करीब देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो काफी तहफुजात है जापान को, ये चीज भी है। अलाइड ड्रिल्स की बात की जाए तो यूएसए और साउथ कोरिया फोर्सेस ने क्या किया, कंडक्ट एनुअल डिफेंसिव मिलिट्री ड्रिल्स, और ये मिलिट्री ड्रिल्स बेसिकली किसके अगेंस्ट है, ये नॉर्थ कोरिया के। और अगर देखा जाए तो यूएसए ने अपने 28,500 ट्रूप्स जो है यहाँ पर जो है वो कह लेके डिप्लॉय किए, यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज हो रही है, जो ड्रिल्स हो रही है, और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज है। हमें आर्मर्स भी देखने को मिल रही है। तो ये किसके काउंटर में, बेसिकली नॉर्थ कोरिया के काउंटर में हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अब डिप्लोमेटिक ओवरचर की बात की गई तो यहाँ पर यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिन्यूड हिज डिजायर फॉर डायलॉग विद किम जोंग। किम जोंग वही है जो सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के, तो उसके साथ भी जो दोबारा निगोशिएशंस की भी बात की है। तो ये सारी चीजें हैं। देखें यहां पर एक तरफ तो जो है वो कह ले के नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जिस तरह हमें सी के अंदर वो टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब पता है यूएसए को भाई ताइवान भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, जहां पर मेरे इंटरेस्ट में जापान के अंदर सबसे ज्यादा ये भी कहा जाता है मिलिट्री बेसिस है यूएसए की, तो भाई रहेंगे ना, क्योंकि आगे देखा जाए तो उसका कंपेटिटर यहां पर चाइना भी है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी भी देखने को मिल रहा है, उधर से साउथ चाइना भी सी भी है। तो ये सारे मामला हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स आए हुए हैं, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ इस चीज को। तो अब यह है कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, किम जोंग बेसिकली अपनी जो है वो कह ले के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो इधर से जो है वो कह ले के यूएसए और साउथ कोरिया उसने भी मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दी है उसको काउंटर करने के लिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है फर्दर जो इसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हमारे इंपोर्टेंट वोकैब की तरफ, इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं हम। हमारे सिनोनिम्स भी है इसके अंदर और एंटोनिम्स भी हैं। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास, सरोगेट। सरोगेट मींस क्या होता है, अ सब्स्टिट्यूट पर्सन और एंटिटी दैट एक्ट्स और परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑन द बिहाफ ऑफ एन अदर। ठीक है, दूसरों की जगह के ऊपर काम करने वाले को बोला जाता है, मुतबादल आप कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट या प्रॉक्सी इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा सिनोनिम, और उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम इसका ऑपोजिट मीनिंग, ओरिजिनल या प्रिंसिपल आप इसको कह सकते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, बिग्रज। बिग्रज का मतलब क्या होता है, टू फील रीसेंटिमेंट और एनवी अबाउट समवन हैविंग समथिंग। ठीक है, किसी की कामयाबी पर हसद रखने को बोला जाता है। ठीक है, आप ये कह लें कि जेलसी वाला फैक्टर भी होता है ना किसी किसी के अंदर। तो रीसेंट या हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एनवी, इसका सिमिलर मीनिंग है। ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, एंटोनिम एप्रिशिएट या वेलकम को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉवर्टली। कॉवर्टली मीन्स क्या था, इन अ हिडन और सीक्रेट मैनर, खुफिया तौर पर या पोशीदा आप कह सकते हैं। ठीक है, छुपकर, सीक्रेटली या स्टेल्थली भी आप इसको कह सकते हैं, ये इसके सिमिलर मीनिंग है। ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, एंटोनिम ओपनली या पब्लिकली। ठीक है, शरेआम, वाजे तौर पर। डेसिमेट, डेसिमेट मींस क्या था, टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, बड़े पैमाने पर या कह ले कि आप तबाही कर देना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्या है, डिवास्टेट या
डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, ठीक है, निस्तो नाबूद भी आप कह सकते हैं, सिमिलर मीनिंग है इसका। ऑपोजिट क्या बनेगा, बिल्ड, रिस्टोर, दोबारा बनाना, बिल्ड करना, बनाना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम राइटिंग स्किल के अंदर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग समथिंग इनटू स्मॉलर सेपरेट पार्ट्स और पीसेस, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में बंट जाना या तोड़फोड़ भी आप कह सकते हैं, कर देना। डिवीजन इसका बनेगा डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, तकसीम कर देना, तो इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा। उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम यूनिटी या कंसोलिडेशन, ठीक है, मजबूत कर देना, जोड़ देना, यूनाइट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड मीन्स क्या होता है, डीपली इन्वॉल्व्ड और इंटेंजल्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत सारी मुश्किलात में उलझा हुआ होता है, उसको बोला जाता है, जिससे हम बोलते हैं ना ट्रैप हो चुका है, बहुत सारी मुश्किलात कहते हैं। तो इसी तरह जो एम्ब्रॉयल्ड है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है कहते हैं मल्टीफेरियस, मुश्किलात जो है कह ले कि उसके अंदर उलझा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो अगर देखा जाए तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम इंटेंजल्ड या इन्वॉल्व। लेकिन इसका ऑपोजिट या एंटोनिम क्या बनेगा, डिटैच्ड आप बोल सकते हैं, या अनइन्वॉल्व आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, डिसलॉज। डिसलॉज मीन्स क्या होता है, टू रिमूव और फोर्स समथिंग आउट फ्रॉम अ फिक्स्ड, मतलब फिक्स पोजीशन, कोई एक जगह पर कायम है तो उसको क्या करना, यहाँ पर से रिमूव कर देना उसको, ठीक है, खत्म कर देना, रिमूव कर देना या आउट कर देना। सिमिलर मीनिंग बनेगा आउट। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, सिक्योर कर लेना या सेटल कर देना, नहीं तो उस जगह से उसको क्या करना, वहां से हटा देना या रिमूव कर देना आप कह सकते हैं। सेंचुरी मीन्स क्या होता है, अ सेफ और प्रोटेक्टेड प्लेस ऑफरिंग रिफ्यूजीज आर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर, छुपने के लिए जो जगह बनाई होती है, जो ठिकाने को बोला जाता है, जितना मिलिटेंट्स ग्रुप्स ने जो ठिकाने बनाए हुए छुपे हुए हैं, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, वहां पर निशाना बनाया उन ठिकानों को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, रेफ्यूजीज या शेल्टर को, पनाहगाहें जो होती हैं उनको बोला जाता है। उल्टा क्या बनेगा, एकदम डेंजर या एक्सपोजर आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडेवर। इंडेवर ऑलरेडी आपको पता ही है, क्या सीरियस एंड डिटरमेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है, एफर्ट या अटेम्प्ट, इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा सिनोनिम। उल्टा क्या बनेगा, निग्लेक्ट या आइडलनेस, ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयरन क्लैड। आयरन क्लैड मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली सिक्योर, फर्म और इम्पॉसिबल टू चैलेंज और चेंज, ऐसी चीज जिसको चैलेंज ना किया जा सके, जिसको तब्दील ना किया जा सके, ठीक है। तो वाटर टाइट आप कह सकते हैं, अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका उल्टा क्या बनेगा, वीक या अनसर्टेन, बिल्कुल गैर यकीनी या कमजोर को आप कह सकते हैं। तो आयरन क्लैड अगर देखा जाए तो हम मजबूती के लिए भी बोल सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह लें कि अनसर्टेन या वीक इसको बोला जाता है, तो मजबूत को भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उसके बाद देखा जाए निबुलस। निबुलस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर वेग, अनक्लियर और लैकिंग डेफिनेट फॉर्म ऑफ द मीनिंग और मीनिंग। तो आप देख सकते हैं कि गैर वाजे, जो बिल्कुल क्लियर ना हो, वाजे ना हो, ठीक है, तो वेग या इनडिस्टिंक्ट आप क्या बोल सकते हैं, सिमिलर मीनिंग। उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम क्लियर या डेफिनेट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बिगेटरी। बिगेटरी मीन्स क्या होता है, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स पीपल विद डिफरेंट बिलीफ, रेसेस और रिलीजन, एक्सट्रीम प्रेजुडिस, ठीक है, तासुब रखना किसी क्या लेके नस्ल के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजुडिस या इंटॉलरेंस। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, एंटोनिम टॉलरेंस या फेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, मल्टीप्रॉन्ग। वर्ड क्या है हमारे पास, मल्टीप्रॉन्ग। मल्टीप्रॉन्ग मींस क्या, हैविंग अ सेवरल डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस, कई तरीकों से आजमाना, जैसे हम बोलते हैं ना मल्टीफेरियस, हर एंगल से, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से आप कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है मल्टीफेसेटेड या डाइवर्सिफाइड, ठीक है, तो उल्टा क्या बनेगा, सिंगल या वन साइडेड जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, एक्सपेडिशनरी। क्या मींस क्या होता है, रिलेटिंग टू अ मिलिट्री फोर्स और मिशन सेंट अब्रॉड फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है। बैरून ने जो है वो कह लें कि जगह पर या बैरून मुल्क क्या होता है, अपनी मिलिट्री को भेजा जाता है ऑपरेशंस के लिए। जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह लें कि नेटो का हमें देखने को ऑपरेशंस मिले, यूएसए रहा यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स तक। तो ये भी चीज़ है कि रिलेटिंग टू अ मिलिट्री फोर्स मिशन सेंट अब्रॉड फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट या मिशन बेस्ड भी कह सकते हैं, सिमिलर मीनिंग। उल्टा क्या बनेगा, डिफेंसिव या डोमेस्टिक।
लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्लंज, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट इट, एंड सडन स्टीप फॉल और ड्रॉप, अचानक से गिर जाना, डूब जाना भी आप कह सकते हैं, डाइव या ड्रॉप, और उल्टा क्या बनेगा, राइज या असेंड इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।